बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सेट सेट थ्योरी की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप सब दोस्त उम्मीद है कि ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से खैरियत से होंगे। यहाँ से डिस्कशन मैंने छोड़ी थी, दो छोटी छोटी डिस्कशंस हैं, क्योंकि इसी डिस्कशन की बुनियाद पे आपने अगले दो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक आपका वही जो पहले दिन से है कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। जिन दो सेट्स के दरमियान 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग है वो इक्विवेलेंट होंगे। और उसके बाद एक छोटा सा नया पॉइंट शुरू किया था लास्ट परसों, डीन्यूमरेबल सेट कौन से होते हैं। तो हर वो सेट जो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग बनाता है उसे कहते हैं कि वो डीन्यूमरेबल सेट्स है। कुछ लोग उसे काउंटेबल सेट भी कहते हैं। असल में काउंटेबल सेट जो है उसमें दो पहलू होते हैं कि हर दुनिया जहान में जितने भी फाइनाइट सेट हैं उनको भी काउंटेबल कहा जाता है। और अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है, अगर वो इनफाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट होने की सूरत में उस सेट को काउंटेबल तब कहेंगे अगर वो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग बनाता हो, मतलब कि वो डीन्यूमरेबल हो। तो काउंटेबल सेट को अगर आज आप अपने तौर पे डिफाइन करें तो आप कहते हैं कि हर फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होगा, और अगर वो सेट इनफाइनाइट है तो काउंटेबल तब होगा अगर वो डीन्यूमरेबल है। यहाँ डिस्कशन ये शुरू हुई थी कि जनाब आपने नेचुरल नंबर्स को, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आपने उनको इस फॉर्म के अंदर लिखना है, इस फॉर्मेशन में लिखना है। तो इस फॉर्मेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है 2 की पावर m और दूसरा है आड नंबर। अर्ज ये मैं कर रहा था कि अगर आपको जीरो अवेलेबल हो, यानी आपके पास जीरो है, आपकी डोमेन में जीरो मौजूद है, तो उस सूरत में अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर से इवन नंबर उठाएंगे तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2n+1। और यहां पाबंदी है कि ये जो 2 की पावर m है ये m0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 पावर लेंगे तो ये 1 हो गया और बाकी सिर्फ क्या बचेगा, आड नंबर। तो इवन कभी भी आड के बराबर नहीं होता, आड हमेशा इवन नंबर का मल्टीपल होता है। जो इवन नंबर है वो हमेशा आड नंबर का मल्टीपल होता है। तो इवन नंबरों को आपने इस तरह लिख लिया, 2m इंटू 2n+1। अब आप कोई भी नंबर सोच लेना, कोई भी नंबर सोच ले, मिसाल के तौर पर 10 है, आप उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक हो गया 2 की पावर में और एक हो गया आड नंबर। अगर फर्ज करें आपके पास जनाब लेट्स सपोज 50 है, 50 है, तो 50 को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जनाब इसे 2 की पावर क्या लिखे, 2 4 4 से हो जाएगा डिवाइड के नहीं, 50 2 इंटू 25 है ना, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये पावर हम खत्म कर देते हैं। तो 2 इंटू 25, तो यहाँ पे 25 जो है वो आड है और 2 की पावर 1। अगर 40 ले लें, 40 आप इसे लिख सकते हैं जनाब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आज मेरी छोटी बेटी जरा जल्दी उठ गई है तो वो थोड़ा सा ना तंग कर रही है सबको,
और उसकी आवाज आपको भी आएगी और आज के वीडियो के अंदर भी उसकी आवाज आएगी, इसलिए मैं आपसे एडवांस में माजरत चाहूंगा। कोई बात नहीं सर। तो शुक्रिया जी। तो 8 नंबर के बारे में अब बात करते हैं। 8 नंबर के बारे में, अब 8 नंबर में तो 2 का मल्टीपल कभी भी नहीं ना आएगा। तो अगर 8 नंबर को जानबूझ के अगर उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में इवन नंबर को लिखा है, तो सिर्फ पाबंदी ये होगी कि यहाँ आप m0 लेंगे। जब 0 ले लेंगे तो बाकी जो है वो आपका 8 नंबर 2n+1 ही रहेगा, क्योंकि 8 नंबर को हमेशा 2n+1 के साथ ही लिखा जाता है और 2n-1 के साथ भी लिखा जा सकता है। मगर मसला ये है कि 2n+1 तब लेते हैं जब आपके पास जीरो की फैसिलिटी हो। तो यहाँ ये इस डिस्कशन के अंदर जीरो की फैसिलिटी है। अगर जीरो फैसिलिटी ना होती तो फिर हम 2n-1 लेते। तो कहने का मतलब ये है भाइयों कि इस डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि नेचुरल नंबर में अब कोई भी नंबर लेंगे ना, तो हर नेचुरल नंबर की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह की हो सकती है, 2 raised to the power m मल्टीप्लाई बाय 2n+1। इसके अंदर जो m और n है ये आपने होल नंबर से उठाने हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए बड़ा ही आसान है, आपको आराम से समझ आ जाएगी। देखिएगा, क्वेश्चन है कि W क्रॉस W जो है वो डी न्यूमरेबल है। ये आपके शॉर्ट आंसर में 4 नंबर का पार्ट आता है। तो डी न्यूमरेबल होने की जो शर्त है वो ये है कि आपने साबित करना है कि n के साथ W क्रॉस W का जो जोड़ है, मैपिंग के तहत, अगर किसी मैपिंग के तहत इनको जोड़ा जाए तो वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अब 1 1 और ऑन 2 चेक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ वो फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है जो इनके दरमियान 1 1 और ऑन 2 साबित करेगा। तो देखिएगा, आपने एक तरफ से नेचुरल नंबर उठाने हैं और एक तरफ W क्रॉस W वाले नंबर। तो आपको ये भी पता है कि W क्रॉस W में किस तरह के नंबर होंगे, आर्डर पेयर होगा, पहला नंबर भी W से और दूसरा नंबर भी W से। तो आपके W क्रॉस W में आर्डर पेयर्स हैं और आपके नेचुरल नंबर्स में सिर्फ नंबर है। तो एक नंबर को एक आर्डर पेयर से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये आपके सामने है। ये जो आपको 2 की पावर m और फिर आड में n का तड़का नजर आ रहा है ना, ये आपकी यहां पे मदद करेगा। तो आपने नेचुरल नंबर के हर नंबर को इस तरह तस्वर किया है, 2 की पावर m इंटू 2n+1। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप m और n दोनों जीरो ले लें, मैं मिसाल देने लगा हूं, आप m भी जीरो ले लें, आप n भी जीरो ले लें, तो यहां शक्ल क्या बनेगी, इस तरफ इस नंबर की शक्ल क्या बनेगी, यानी इसमें अगर आप m की जगह और n की जगह जीरो लगाएंगे, पता क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर यही आप यहाँ W क्रॉस W में जाएं और आप m और n जीरो लें, तो क्या पोजीशन बनेगी, एलिमेंट क्या आएगा, 0 0। तो मतलब ये कि जो आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन ली है, मैपिंग ली है, उसमें 1 का इमेज बनेगा 0 0। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं m1 ले लूं और n0 ले लूं, तो उस सूरत में इस नेचुरल नंबर की क्या हैसियत होगी। तो आप जब m की जगह 1 लगाएंगे, n की जगह 0 लगाएंगे, तो आपको 2 मिलेगा, जबकि W क्रॉस W से क्या मिलेगा, 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 1 0 में मैप होगा, 1 0 0 में मैप होगा। और इसी तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं बाकी सारे, वो भी हर किसी ना किसी आर्डर पेयर के साथ कनेक्टेड होंगे। अब अगर आपसे कोई कहे कि 3 के बारे में क्या इरादा है, तो आप m की जगह 0 लें, क्योंकि 8 नंबरों के लिए हमेशा m 0 होगा, m 0 ले लें और n की जगह 1 ले लें, तो इंशाल्लाह ताला यहां से आपको 3 मिलेगा।
और मुकाबले में जो ये इसके साथ आर्डर पेयर कनेक्ट होगा वो 0 और 1 होगा यहाँ से। तो ये मैं मिसाल दे रहा था कि किस तरीके से नेचुरल नंबर और आर्डर पेयर कनेक्टेड होंगे। तो ये मैपिंग आपने याद रखनी है जी, ये वाली, जो कि नेचुरल नंबर को जोड़ेगी W/W के मेंबर के साथ। तो जब आप इस मैपिंग को लेके चलेंगे और आप कहेंगे कि जनाब मैंने इसे 1 1 साबित करना है, तो आप दो एलिमेंट ले लें नेचुरल नंबर से और दोनों का इजहार ये कर लें, एक्स इस तरह का है, वाई इस तरह का है, यानी एम और एन पे ही असर पड़ेगा ना। तो इन दोनों एलिमेंट की इमेजेस को बराबर रखा तो मतलब ये कि ये वो एलिमेंट है जिनका इमेज आपने बराबर रखा। तो इसका इमेज है एम एन, दूसरे का है पी क्यू। तो जब दो ऑर्डर पेयर बराबर हो तो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो जब एम पी के बराबर है, एन क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स नहीं है, सेम है, यानी एक्स वाई के बराबर साबित हो गया। और ऑन टू के लिए आपने बस एक चुटकुला सा बोलना है कि हर पेयर एम एन के लिए इस तरह का नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट मौजूद है जिसका इमेज लेंगे तो ये बनेगा। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप खुशी का इजहार कीजिएगा और कहिएगा कि W क्रॉस W जो है वो n के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, और जो सेट n के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता हो उसे फिर कहते हैं कि वो डीन्यूमरेबल है। तो फैसला हो गया जी। अब एक नई डिस्कशन है और एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में W क्रॉस W को साबित करना था, इस क्वेश्चन में n क्रॉस n को डीन्यूमरेबल साबित करना है। तो डिस्कशन ये है कि अगर आपसे छीन लिया जाए m और n की वैल्यूज 0 ना हो, आपकी शुरुआत ही 1 से हो, तो फिर नेचुरल नंबर्स का जो एक्सप्रेशन अभी आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा डिस्कशन में, वो किस शक्ल में चला जाएगा। तो ये देख लें आपके पास आड नंबर में। देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि चूंकि 0 की सहूलत अगर नहीं होगी तो 2n-1 होगा, और जब 2 की पावर m है तो m 0 है। अगर 0 की सहूलत है तो 2 की पावर m, अगर नहीं है तो फिर आप वो फिर बदल लें 2 raised to the power m-1। बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी बातें उसी तरह हैं कि जब आपके पास m और n w से नहीं होंगे, n से होंगे, जिसमें 0 नहीं होता, तो फिर आपने अपने नेचुरल नंबर्स का जो इजहार है वो इस तरह करना है, 2 की पावर m-1, ये उसका वो 2 वाली पावर वाला पोर्शन होगा, और फिर आड नंबर होगा 2n-1। तो ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब W/W होगा तब क्या अंदाज अपनाना है और n क्रॉस n के लिए क्या अंदाज है। बाकी सारी बातें वही हैं जो आपने अभी पढ़ी हैं, देख लें। यहाँ पे भी वही आर्डर पेयर है जो W क्रॉस W में था। मसला ये है कि अब यहाँ 0 और 0 का आर्डर पेयर कभी भी आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, इसलिए m और n 0 नहीं है, वो नेचुरल नंबर से हैं। तो इस मैपिंग को आपने खुद ही डिसाइड कर लेना है कि ये 1 1 और ऑन टू कैसे होगी। तो मेरा ख्याल है कि आप, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ये बड़ा पेपर में आता है जी, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं लिख देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इससे आपको आगे जाके मुख्तलिफ जगहों पे फायदा होगा, मदद मिलेगी इस क्वेश्चन की, ताकि हम इस क्वेश्चन का हवाला दे सके। और बड़ा छोटा सा है, कहता है कि अगर कहीं एक सेट ए सेट सी के साथ इक्विवेलेंट हो और सेट बी, कोई और सेट है दो, बी और डी भी आपस में इक्विवेलेंट हो, तो फिर उनके रिस्पेक्टिव कार्टेशियन प्रोडक्ट
ए और बी, ए क्रॉस बी, और फिर दूसरा जो सी और डी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आपस में इक्विवेलेंट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं आप, जिसमें आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जिसमें हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का होता है, दूसरा दूसरे सेट का होता है। तो वो कहता है कि अगर ये और ये हो, ये आपस में इक्विवेलेंट हो, तो फिर ये भी इक्विवेलेंट होंगे। तो आगे फिर हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो देखिए, जो चीजें आपको गिवन होती हैं, आप थोड़ा सा उनको एलेबोरेट करके हिला के लिख लें। जैसे अगर ए और सी आपस में इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है, जो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जो ए और सी के एलिमेंट्स के दरमियान 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग डिफाइन करती है, वो मैपिंग का नाम है एफ। जब बी और डी आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो उसके लिए भी जरूर कोई ऐसी मैपिंग मौजूद होगी। जरूरी नहीं है कि जो एफ वाली है वही यहां हो, कोई और होगी। तो वो भी बी और डी के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है 1 1 और ऑन 2 के तहत। तो ये तो हमें पता है कि ए सी के दरमियान भी और बी और डी के दरमियान भी दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स एफ और जी की सूरत में मौजूद है। हमने एक नई मैपिंग अब डिफाइन की है, एच, जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को सी क्रॉस डी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेगी। अब मैं एक बात लिखने लगा हूं, वो आपको जरूर समझ आएगी। देखें, ये जो मैपिंग लिखी है, आप इसको देखें। आप कहते हैं जी कि स्मॉल ए एलिमेंट है जो मेरे सेट ए से बिलोंग करता है। अच्छा जी, और जब मैं उस स्मॉल एलिमेंट पे एफ लगा देता हूं, यानी जब मैं उसका इमेज लेता हूं, वो चाहे जो मर्जी आए, वो पक्की बात है वो किसका मेंबर होगा? वो सेट सी का मेंबर होगा। यानी स्मॉल ए अगर कैपिटल ए सेट का मेंबर है, तो जब उस पे एफ लग गया, जब उस पे मैपिंग डिफाइन कर दी, तो वो सी में जाके गिरेगा। तो उसका जो भी आंसर हो, हम उसको एफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इसी तरह के एलिमेंट्स हैं भाई मेरे, एफ ए तरह के। अगर आप बी लेंगे ना ए से, कि आप कहते हैं जी मैंने ए से बी लिया है, तो जब आप उसके ऊपर एफ लगा लेंगे तो वो सी का बन जाएगा, वो सी का बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सी के एलिमेंट्स का मजाज देखना चाहते हैं, तो फिर वो इस तरह का है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ, यानी इस तरह के। और यही अमल अगर मैं यहाँ बी और डी के लिए करूं, जो जी मैपिंग के साथ डिफाइन किया गया है, तो फिर जब बी का कोई एलिमेंट जी पे लगेगा, जी के तहत जब उसका इमेज लेंगे, तो वो डी बनेगा। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि जनाब जी ई के बारे में बताइए, ये किसका मेंबर है, तो आपने फौरन कहना है सर ये डी का मेंबर है। अगर ई बी का है, तो फिर जी ई डी का मेंबर है। तो ये आपको सहूलत देगा यहाँ क्वेश्चन में 1 1 और ऑन 2 साबित करने के लिए। अब आप कहते हैं कि ए क्रॉस बी में कैसे नंबर है, वो इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा। तो अब आपने इस ऑर्डर पेयर पे एच लगाया, और एच लगाने का मकसद ये है कि वो जो मैपिंग आपने डिफाइन की है ए क्रॉस बी पे, उसके एलिमेंट को सी क्रॉस डी के एलिमेंट से जोड़ा जाए। तो एक तो है झटका तरीका कि आप जल्दी से कह दें जी कि एच ए बी का इमेज अंडर एच है जी सी डी, आप ये कह दें, तो इससे बात नहीं बनेगी, इससे आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। आप यहां सी डी की बजाय आप ये कहें कि जनाब जो मैंने सी से एलिमेंट लेना है ना,
वो ए का इमेज ले लेता हूं, और वो ए का इमेज है एफ ए, और जो मैंने डी से एलिमेंट लेना है ना बी के लिए, वो मैं बी का इमेज ही ले लेता हूं, यानी जी ऑफ बी। तो आपके लिए फिर इस मैपिंग एच को 1 1 और ऑन टू साबित करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपके लिए आसानी है, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे मैपिंग है, जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को सी क्रॉस डी के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के साथ जोड़ेगी। बाकी इसके बाद कोई मसला नहीं है, मैपिंग को 1 1 साबित करना है। देखिए, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं ए क्रॉस बी से, और एक एलिमेंट है ए बी और एक एलिमेंट है A1 B1। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बी सी ए बी ले लें, सी डी ले लें, या आप एक ए बी ले लें, आप एक पी क्यू ले लें। यानी इससे जो आपने दो ऑर्डर पेयर उठाने हैं, वो आप खुद भी अपने पास से भी उनके नाम रख सकते हैं। और देखिए यहाँ आगे उसने क्या लिखा है कि जनाब आओ फर्ज कर लो कि उन दोनों ऑर्डर पेयर के इमेजेस सेम है, और अगली लाइन में आपने क्या लिखा कि फिर उनके इमेजेस क्या है। पहले वाले का इमेज क्या है, FAGB, और दूसरे वाले का FA1GB1। ये जो आपने डेफिनेशन यहाँ मैपिंग की डिफाइन की थी, वो यहाँ अप्लाई कर दी। अब जब दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हो ना, तो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस आपस में बराबर होती है। और फिर अगर FA1 के बराबर है, तो उसने उसके फौरन बाद ये नतीजा लिख दिया। ये क्यों लिखा जी कि A1 के बराबर कैसे हो गया? तो इसके लिए आप परेशान ना हो, हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि ये जो F है ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो इसके 1 1 और ऑन 2 होने की वजह से डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर इमेजेस अगर आपने बराबर रखे हैं, तो फिर वो एलिमेंट्स बराबर होंगे। और यही अमल आपने G के लिए भी लिख दिया। तो मुझे एक बात बताएं, जब A1 के बराबर आ गया और B1 के बराबर आ गया, तो इनको ऑर्डर पेयर में लिख लें। देखें, AB ऑर्डर पेयर, A1 B1 ऑर्डर पेयर। और अगर इस ऑर्डर पेयर से दोबारा यही जुमला लिखना है तो लिख लें, बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। तो पता ये चला कि वो जो दो एलिमेंट आप लेके चले थे ए क्रॉस बी से, जिनकी आपने दावा किया था कि इमेजेस बराबर हैं, बाद में पता चला कि वो खुद भी बराबर है। तो यही तो 1 1 है। और बाकी रह गया ऑन टू। वो इंतहाई बच्चों वाली बात है कि ऑन टू में आपने साबित करना है कि हर सी क्रॉस डी का, हर सी क्रॉस डी का जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी में किसी ना किसी मेंबर का इमेज है। तो वो आपको पुरानी बातें याद हैं, आप यहाँ पे दोबारा से लिख दें कि चूंकि एफ जो है वो ए से सी ऑन टू है, तो इसका मतलब ये है कि सी का कोई मेंबर ए का इमेज है, ए के किसी एलिमेंट का, उसने ये लिख दिया। और इसी तरह जी भी ऑन टू है, तो डी का भी हर मेंबर बी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो ये देख लें कि जो डी है, स्मॉल डी, वो बी से लिए हुए एक एलिमेंट बी का इमेज है। तो इस चीज को आप बराबर रखें। तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि हर सी डी के लिए, जो कि आपने कहां से लिया है, सी क्रॉस डी से लिया है, उसके मुकाबले में आपके सामने FAGB की सूरत में एक ऑर्डर पेयर है जो AB में मौजूद है। अच्छा, CD को तो पहले ऐसे लिख दिया ना। तो हर FAGB का एक ऑर्डर पेयर जो है, उसका वो इमेज है AB का। A का इमेज है FA, B का इमेज है GB। तो हर सी क्रॉस डी से लिए गए हर मेंबर का, हर ऑर्डर पेयर का ए क्रॉस बी के साथ राब्ता है। हर सी क्रॉस डी का मेंबर ए क्रॉस बी के किसी ना किसी मेंबर का इमेज है। इसका ये मतलब है कि सी डी जो आपने अभी यहां डिफाइन किया था, उसे फिर आपने ऐसे लिखा, और फिर उसके बाद उसे आपने पलटाया है HAB। यानी ये देखें, ये अगर आप इसे उल्टा लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो ए बी का इमेज है सी डी। तो ये साबित करता है कि ये दोनों जो हैं 1 1 और ऑन 2 हैं अंडर एच,
और जब ये मैपिंग 1 1 और ऑन 2 है तो फिर A क्रॉस B और C क्रॉस D आपस में इक्विवेलेंट। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हैं इस वक्त 27, मुझे डाल के 27। तो यहाँ मेरे क्लास में किसी भी बच्चे को अगर कोई बात समझ में नहीं आई, प्लीज आप मुझे दोबारा पूछें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस बात को। जी बोलेंगे? सर क्लियर है। जैन साहब, जुल्कर नैन साहब ने बोला है जी क्लियर है, या उन्होंने इशारा दिया है। तो बाकी दोस्त जाग रहे हैं कि वो भी सो रहे हैं? क्लियर है सर। सर जी ये जी बोले। शायद अदनान साहब सर बोल जी रहे ये पेज 10 पे ना एक हैं। मैपिंग है, ये बता दिया जरा। अच्छा, जुल्कर नैन साहब बोल रहे हैं। और पेज नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है पेज नंबर 10। ये आ गया जी पेज नंबर 10। यही है जी जुल्कर नैन साहब? जी सर जी। तो कहाँ से आपको बताऊं सारा? सर ये एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस पाई बाई 2 लिखा हुआ है ना सर? जी बतरा। सर ये आपने कहा था कि ये 2 पॉइंट फार्मूले से बन जाता है, जी मगर जी। नहीं बन रहा। अच्छा जी, नहीं बनता? लो, नो सर। मुझे लिखवाना, मैं आपके सामने लिखता हूँ। यानी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब दूसरा दूसरा लेना है, 1 माइनस माइनस पाई बाय 2। ये है पुत्र। यानी मैंने ये पॉइंट लिया है 0 माइनस पाई बाय 2, ये आप समझ लें ये x1 y1 है। और दूसरा पॉइंट लिया है 1 पाई बाय 2, यानी ये x2 और y2 है। ये नहीं, इस तरह ये मैंने लिया। तो आप कहते हैं कि ये आंसर नहीं आता, ऐसे ही बोला शायद सर आपने। चले, जी सर। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस पाई बाय 2 x इज इक्वल टू पाई बाय 2 y और पाइन माइनस पाई बाय 2। शायद ये आता है। अच्छा, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही आता है x माइनस 0 0 पाई बाय 2। और फिर जनाब फिर ये अगर ये कैंसिल नहीं होता, पाई बाय 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर पाई x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 ओवर पाई x माइनस 2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाई बाय 2 से अगर मैं डिवाइड करूं, पाई ओवर 2 माइनस यहाँ पे x आएगा, y 2 ओवर पाई माइनस 1 इंटू x प्लस पाई बाय 2।
अच्छा पुत्र, +1। यहाँ मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है। क्या हो सकती है गड़बड़? 0 - π/2। सर इधर डिस्टेंस फार्मूला लग सकता है? नहीं, डिस्टेंस नहीं फार्मूला लगाना आपने, एक ना रिलेशन बनाना। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, चले फर्ज करें वो फार्मूला लगाने से ये नहीं आता, मगर ये जो रिलेशन है ये वाला, ये हमें इन दोनों के दरमियान 1 1 और R2 की मैपिंग साबित करवा रहा है। तो जी सर जी। मैं इसे सेपरेट बैठ के ना इसको मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं ये आ रही। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको ठीक ना है फिर सर। अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा कि वाकई कि आपकी बात दुरुस्त है, आपने अच्छा पॉइंट आउट करवाया है कि वाकई ये रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्या ये रिजल्ट उस फार्मूले से आना चाहिए या क्यों नहीं आ रहा, ये मैं इंशाल्लाह ना आपको सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर जी। तो मैं आगे चलूं कि अभी कोई और बात पूछनी है आपने? नहीं सर, चलें आगे। चले, माशाल्लाह, अच्छा क्वेश्चन था जी आपका। तो मैं वहीं पे चला हूँ जहां से छोड़ के आया हूँ। यहाँ आ जाए। रब थोड़ा भला करे। यहाँ जहां से मैं छोड़ के गया था। एक मिनट ठहरे। वाह जी वाह। लो जी, ज्यादा ही आ गया। 18 नंबर पेज था। लो जी, आ गया। लो जी, आ गया। ए ले, यही था ये। पेज नंबर है 19। अब यहाँ उसने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि जनाब, अगर सेट ए ऑड नंबर्स का सेट है और सेट बी जो है वो इवन नंबर का सेट है, तो साबित करें कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डी न्यूमरेबल है। इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर जो जोड़ तोड़ है वो बताने लगा हूं। यानी हम पहले वाले पेजेस के अंदर ये साबित करके आए हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो अपने ही जो इवन नंबर्स हैं उनके साथ भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं, और नेचुरल नंबर का सेट ही अपने ही जो ऑड नंबर्स हैं उनके साथ भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। ये ऑड नंबर की बाइजेक्टिव मैपिंग यहां लिखी हुई है। तो अब दोबारा देख लीजिएगा, यहां ई की बजाय उसने लफ्ज बोला है बी, और यहां ऑड की बजाय उसने सेट का नाम रखा है ए। तो अगर आप ये दरमियान से ये स्किप कर दें ये वाला अमल, तो अब इसके ऊपर अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है वो लगाएं। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है वो कहता है कि जनाब, अगर सेट ए बी के इक्विवेलेंट हो और सेट बी सी जो है वो डी के इक्विवेलेंट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या कि एन क्रॉस एन जो है, और तो एन क्रॉस एन जो है वो ए क्रॉस बी के इक्विवेलेंट होगा। ये जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर आप एग्जांपल करवाई है ना, वो मैंने फॉलो की है। मैंने इसको पहले यूज किया है और इसको बाद में यूज किया है कि एन ए के इक्विवेलेंट हो और अगर एन बी के इक्विवेलेंट हो तो उनका रिस्पेक्टिव जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपस में इक्विवेलेंट होगा। और एन क्रॉस एन के बारे में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में पढ़ा कि वो भी डी न्यूमरेबल है, मतलब वो भी नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। तो इस चेन से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए इस दरमियान वाले को स्किप कर दें और ये कह दें कि एन बी ए क्रॉस बी के इक्विवेलेंट है। तो जो सेट एन
के साथ इक्विवेलेंट होता है, जो n सेट के साथ 1 1 और R2 की मैपिंग बनाता हो, वो डीन्यूमरेबल होता है। तो साबित हो जाएगा कि A क्रॉस B जो है वो डीन्यूमरेबल है। देख ले, मैं आपको बता देता हूँ, यही सारी बातें उसने की है यहाँ पे, और जो आखिर पे किया है ये वो वाला अमल है जो मैंने आपको अभी बताया कि जनाब n क्रॉस n a क्रॉस b के, ये देखिए उसने लिखा है बाय अबव थ्योरम, और फिर a क्रॉस b को n क्रॉस n के साथ भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, और फिर n क्रॉस n जो है वो n के इक्विवेलेंट है, और फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों पे लगाते हुए उसने a क्रॉस b को n के साथ इक्विवेलेंट लिखा, और उसके बाद उसने इसको बड़े ही आसानी से कह दिया कि ये a क्रॉस b के जो है वो डीन्यूमरेबल है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे वाला थ्योरम भी अच्छा है, आसान है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि कोई भी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सीक्वेंस है वो भी डीन्यूमरेबल होती है। A sequence of distinct elements is denumerable। यहां मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस के की उसने बात की है, इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात की है, फाइनाइट की नहीं। तो अभी अगर क्लास होती तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछता कि मुझे सीक्वेंस के बारे में बताइए कि सीक्वेंस क्या होती है, तो आप में से कोई दोस्त मुझे सीक्वेंस की डेफिनेशन बता सकता है? जी, सीक्वेंस की डेफिनेशन कोई बता सकता है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन फंक्शन है सर, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो। यानी अगर आपने सीक्वेंस की डेफिनेशन बतानी हो, लिखनी हो, तो मैं लिख देता हूं कि a function whose domain is set of natural numbers is a set of natural numbers। ये है सीक्वेंस की डेफिनेशन। A function whose domain is a set of natural numbers। तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से लिखते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट्स को। यानी अगर आपने पहली एलिमेंट लिखना तो A1, आपने दूसरा लिखना है तो आप कहेंगे A2, आपने तीसरा लिखना है तो सीक्वेंस का एलिमेंट A3, और अगर आप लिखते चले जाएं, कोई जनरल अंदाज देना हो तो AN, और फिर आगे भी। तो हमने इस सीक्वेंस को डीन्यूमरेबल साबित करना है, तो बड़ी ही सिंपल बात है कि एक तरफ सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं और एक तरफ नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर का पहला नंबर है 1, आप A1 को 1 से कनेक्ट कर दें, 2 को A2 से कनेक्ट कर दें, 3 को A3 से कनेक्ट कर दें, नेचुरल नंबर का सादा n जनरल जो है उसे AN से कर दें, और इसी तरह। यानी हर सीक्वेंस का जो उसकी पोजीशन का इंडेक्स है उसको उसी नंबर के नेचुरल नंबर से जोड़ दें, तो आपको 1 1 और R2 मैपिंग मिल जाएगी। यानी यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस के एलिमेंट को पहले लिखना है तो आप कह दें कि जनाब मैंने एफ आई का इमेज लिया है आई, यानी अगर आई 1 होगा तो A1 सीक्वेंस A1 एलिमेंट का 1 हो जाएगा, अगर आप I2 लेते हैं तो A2 होगा, तो A2 का इमेज 2। और अगर आपने पहले नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो आप कह दें जनाब मैंने FN लिया है AN। तो ये वो कनेक्शन है नेचुरल नंबर्स का उस सीक्वेंस की हर टर्म के साथ जो कि आपको 1 1 और R2 के लिए लेके जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं, उसने ऐसे ही किया हुआ। पहले सीक्वेंस के बारे में लिखा है, कहता है मैंने साबित करना है कि वो जो सीक्वेंस है वो n के साथ डीन्यूमरेबल है, मतलब 1 1 और R2 की मैपिंग बनाती है। तो ये देखें, ये है वो इस क्वेश्चन का मेन कैरेक्टर की, ये वो की है जिससे आपकी जो गुंजल है खुलेगी और आप कहेंगे कि वो 1 1 और R2 है। इंतहाई सादगी से उसने 2 लाइनों में मुकम्मल किया है। मेरा टाइम कितना अभी पीछे? 1 मिनट रह गया सर। तो पुत्र
ये सारी चीजें हैं। और आगे जो है वो लिखा है कि अगला थ्योरम भी अगर आपको मौका मिल जाए पढ़ने का तो मेहरबानी, कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज डीन्यूमरेबल। कहता है कि हर सेट के अंदर, हर इनफाइनाइट सेट जो खुद बजाते चाहे डीन्यूमरेबल ना भी हो, उसके अंदर एक ऐसा सबसेट जरूर होता है जो डीन्यूमरेबल होता है। अगर आप ये पढ़े और अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा। ये दो थ्योरम्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। इसके बाद जो है मेन आगे जो हमारा टॉपिक है वो कार्डिनल नंबर्स का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर जो है उसके अंदर ये अगली सारी बातें हम मुकम्मल कर लें ताकि कार्डिनल नंबर की तरफ जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर आपने अभी भी कोई बात पूछनी है तो बिस्मिल्लाह आप पूछ सकते हैं जी। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। सर जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।